हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश CS चैनल में डॉक्टर इंजीनियर रत्नेश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का जो सेक्शन है उस सेक्शन में काव्य खंड के बाद गद्य खंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1.2 गद्य खंड में गद्य हॉस्पिटल असिस्टेंट MPESB स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। ठीक है, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। लेखक परिचय: आधुनिक हिंदी लेखक, व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध, समाज और राजनीति पर लेखन। ठीक है, तो ये कहानी है। स्वयं प्रकाश लेखक हैं और कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, कहानी का सार है: नेताजी का चश्मा खो जाता है। चश्मा केवल वस्तु नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण का प्रतीक है। लोग बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, ये जो चश्मा है वो सोच और दृष्टिकोण का प्रतीक है। एक आवश्यक सूचना: मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे के आइकन को, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें, घंटे के बटन को। ठीक है, घंटी के बटन को ऑल प्रेस कर दें। ठीक है, और साथ में मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कहानी सार के बाद मुख्य विचार है: राजनीति पर व्यंग्य है, दिखावा बनाम वास्तविकता है और समाज की मानसिकता पर कटाक्ष है। परीक्षा उपयोगी तथ्य: चश्मा सोच और दृष्टि का प्रतीक है। कहानी में व्यंग्य शैली का प्रयोग हुआ है। नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश की कहानी है ये व्यंग्यात्मक शैली में है। ट्रिक, चश्मा और सोच। ठीक है, जैसे कि एक आपको इंसिडेंट, मतलब आप सबने सुना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो तारक मेहता का उल्टे चश्मा में भी जो चश्मा है वो सोच ही तो है, आपकी मानसिकता की है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा, चश्मा मतलब सोच। अब आते हैं दूसरे हमारे लेखक है रामवृक्ष बैनीपुरी। रामवृक्ष बैनीपुरी का एक निबंध है, कहानी है बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत। तो लेखक परिचय में है: स्वतंत्रता सेनानी है और साहित्यकार है, समाज सुधारक लेखक है। ठीक है, तो सोशल वर्कर ऑथर में भी मेरा भी नाम आता है। कहानी सार: बाल गोविंद भगत सरल, धार्मिक और सेवाभावी व्यक्ति। ठीक है, वे समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। ओके, उनका जीवन त्याग और भक्ति से भरा है। मुख्य विचार: सेवा भावना, त्याग और भक्ति, सरल जीवन जीते हैं, त्याग और भक्ति और सेवा, लोगों की सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। ठीक है, समाज के प्रति समर्पण। परीक्षा उपयोगी तथ्य: बाल गोविंद भगत आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। कहानी में सेवा और सादगी का महत्व बताया गया है। ट्रिक, भगत और सेवा। ट्रिक है भगत सेवा। यशपाल लखनवी अंदाज। यशपाल लखनवी अंदाज। लेखक परिचय: यशपाल हमारे लेखक हैं, उनका जो कहानी है, तो गद्य खंड में हमारे पास कहानी है सिलेबस में, लखनवी अंदाज। लेखक परिचय: प्रगतिशील लेखक, सामाजिक व्यवहार और संस्कृति पर लेखन। कौन? यशपाल। कहानी सार: लखनऊ की तहजीब और शिष्टाचार का वर्णन, लोगों के व्यवहार में विनम्रता दिखाई देती है। लखनवी तहजीब का वर्णन है। लखनवी में एक कहा जाता है कि वहाँ पर पहले आप संस्कृति का चित्रण है। वहाँ पर कहा जाता है यदि आप किसी से कहेंगे पहले आप, तो वो आपसे कहेगा नहीं पहले आप। तो ये कहानी का सार में ये सब पहले आप संस्कृति। मुख्य विचार: सभ्यता और शालीनता, सम्मानपूर्ण व्यवहार, सामाजिक संस्कृति। और परीक्षा उपयोगी तथ्य में लखनऊ की तहजीब, जो मैंने बोला आपसे,
लखनऊ की तहजीब इस कहानी का मुख्य आधार है। शिष्टाचार और विनम्रता का वर्णन किया गया है। ट्रिक लखनऊ तहजीब। मन्नू भंडारी एक कहानी है भी, लेखिका हैं मन्नू भंडारी और उनकी कहानी एक कहानी है भी। लेखिका परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं ये। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका। एक कहानी यह भी, ये इनकी कहानी है। सामाजिक विषयों पर लेखन। ठीक है। कहानी सार। लेखिका ने अपने जीवन के अनुभव और संघर्ष बताए हैं। ठीक है। तो लेखिका ने अपने जीवन के अनुभव और संघर्ष बताए हैं। लेखन यात्रा और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है गया है। मुख्य विचार। आत्मकथात्मक शैली, संघर्ष और अनुभव, और क्या है, और क्या है, आत्मकथात्मक शैली, संघर्ष और अनुभव, महिला दृष्टिकोण। ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य। यह आत्मकथात्मक रचना है। लेखिका ने अपने जीवन की वास्तविक घटनाओं का वर्णन किया है। आत्मकथा भी इसको कह सकते हैं। ट्रिक कहानी, एक कहानी है भी, आत्मकथा। ठीक है। क्विक रिवीजन। लेखक रचना, मुख्य थी स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा व्यंग, राम वृक्ष बेनीपुरी, लेखक बाल गोविंद भगत, रचना और थीम क्या है, सेवा। यशपाल, लखनवी अंदाज, तहजीब। ठीक है। रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। मन्नू भंडारी एक कहानी है भी, आत्मकथा। अब एग्जाम में क्या आएगा, गोल्डन लाइन। गद्य खंड में लेखक प्लस रचना प्लस मुख्य विचार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर गद्य खंड हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम इसके MCQ देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो यूनिट 1.2 MCQ 25 MCQ। हॉस्पिटल असिस्टेंट MP ESP। ठीक है। तो नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है, यशपाल, स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो उत्तर है स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा किस प्रकार की रचना है, तो हास्य, व्यंग, आत्मकथा, संस्मरण। उत्तर है व्यंग, व्यंग है ये। ठीक है। अभी हमने देखा था नेताजी का चश्मा में चश्मा किसका प्रतीक है, तो चश्मा किसका प्रतीक है, धन, शक्ति, सोच और दृष्टिकोण। तो नेताजी के चश्मा में चश्मा प्रतीक है धन का, शक्ति का, सोच और दृष्टिकोण, शिक्षा। तो भाई सोच का प्रतीक है, अभी मैंने जैसे तारक मेहता का उल्टे चश्मे का उदाहरण दिया था। ठीक है। इसके बाद है नेताजी का चश्मा में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो शिक्षा व्यवस्था, राजनीति और दिखावा, गरीबी और विज्ञान। उत्तर भी। अब आप ये देखिए नेताजी का चश्मा है, तो नेताजी का चश्मा, 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको राजनीति और दिखावा ही सही लगेगा। ठीक है। तो एक्चुअली में कंप्रेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है नेताजी का चश्मा, है ना, आप कहने का मतलब ये है कि आपने नेताजी का चश्मा याद कर लिया, स्वयं प्रकाश हैं, ठीक है, लेखक, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। ठीक है। नहीं तो आप नेताजी के चश्मा में गरीबी भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, स्वयं प्रकाश, कमलेश्वर। तो इसका आंसर क्या है, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत में मुख्य रूप से किस भावना का वर्णन है, तो वीरता, सेवा और भक्ति, हास्य और क्रोध। तो बाल गोविंद भगत एक सेवा भावी समाज सेवी भक्ति करते हैं। तो उत्तर बी, सेवा और भक्ति। बाल गोविंद भगत का स्वभाव कैसा था, क्रोधित, अहंकारी, सरल और सेवा भावी, लालची, उत्तरशी। तो इसका उत्तर है सरल और सेवा भावी। राम वृक्ष बेनीपुरी कौन थे, वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार, पत्रकार, कवि, सम्मेलन संचालक।
इसका आंसर अभी हमने देखा था शुरुआत में लेखक परिचय में, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? लखनवी अंदाज के लेखक मन्नू भंडारी, यशपाल, स्वयं प्रकाश, नागार्जुन। तो इसका आंसर क्या है? यशपाल। ठीक है, सीधे आंसर भी दे सकता हूँ लेकिन 4 ऑप्शन इसीलिए पढ़ रहा हूँ जिससे आप 4 ऑप्शन को पढ़ के समझ सकें। लखनवी अंदाज में किसका वर्णन है? युद्ध, राजनीति, लखनऊ की तहजीब और ग्रामीण जीवन। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा भी मतलब इंटरप्रिटेशन करें तो लखनवी से लखनऊ की तहजीब ही क्लियर होगा। बाकी लोग है ना, कुल मिला के आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन की विशेषता ये होती है कि कभी भी रट्टा मार प्रवृत्ति को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। यही इनकी विशेषता होती है। जिस व्यक्ति का कंप्रेंशन अच्छा है, समझने की क्षमता अच्छी है, वही एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए एक परफेक्ट एस्पायरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर है। यदि आप देखेंगे लखनवी अंदाज में किसका वर्णन है तो लखनऊ की तहजीब का वर्णन है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि लखनऊ की तहजीब का वर्णन किस साहित्यकार की कहानी है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। यही क्वेश्चन और भी कई टाइप से पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन चेंज करके इसी क्वेश्चन को कठिन बना दिया जा सकता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन की फ्रेमिंग, ऑप्शन की फ्रेमिंग, इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन सरल कठिन बनता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, पहले आप संस्कृति किस पाठ से संबंधित है? बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, नेताजी का चश्मा, एक कहानी है भी। इसका उत्तर है पहले आप लखनवी अंदाज। उत्तर बी। लखनवी अंदाज का मुख्य थीम क्या है? क्रोध, विनम्रता और शिष्टाचार, वीरता, संघर्ष। उत्तर बी, विनम्रता और शिष्टाचार। ठीक है, पहले आप। एक कहानी यह भी कि लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम। उत्तर क्लियर है। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी, आधुनिक साहित्यकार, लेखिका। एक कहानी यह भी किस प्रकार की रचना है? व्यंग, नाटक, आत्मकथात्मक और कविता। तो आत्मकथात्मक है ये। ठीक है, आत्मकथा है, क्लियर बता रहा हूँ। गद्य की विधाएं होती हैं, ठीक है, उनमें ये आत्मकथा है, कहानी नहीं है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक कहानी यह भी, क्या कह रहे हैं? एक कहानी है भी। अब इसमें जो ऑप्शन कहानी नहीं है तो लोग सोचेंगे ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। यही इस क्वेश्चन का ट्रैप है। एक कहानी यह भी में ये आत्मकथा है। एक कहानी यह भी में क्या वर्णित है? युद्ध कथा, लेखक का जीवन के अनुभव, धार्मिक विचार, राजनीतिक घटना है। तो लेखक का जीवन के अनुभव हैं। ठीक है, नेताजी का चश्मा में मुख्य रूप से कौन सी शैली है? तो नेताजी के चश्मा में मुख्य रूप से है वीर शैली, व्यंग शैली, करुण शैली, भक्ति शैली। तो व्यंग शैली है। बाल गोविंद भगत पाठ किस मूल्य को बढ़ावा देता है? स्वार्थ, हिंसा, सेवा भावना, आलस्य, सेवा भावना। लखनवी अंदाज में किस शहर की संस्कृति का वर्णन है? भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। तो लखनवी अंदाज में लखनऊ। ठीक है, क्लियर है। एक कहानी यह भी में मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है? राजनीतिक, महिला दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, धार्मिक। तो महिला दृष्टिकोण। ठीक है, उत्तर बी। नेताजी का चश्मा में चश्मा क्या दर्शाता है? कमजोरी, बीमारी, दृष्टिकोण, गरीबी। उत्तर सी। तो नेताजी का चश्मा में चश्मा क्या दर्शाएगा? दृष्टिकोण। मैंने बताया ना, चश्मा मैंने सोच, दृष्टिकोण। बाल गोविंद भगत का चरित्र कैसा प्रस्तुत किया गया है? तो बाल गोविंद भगत का चरित्र प्रस्तुत किया गया है आदर्श, स्वार्थी, क्रोधित, कठोर। तो आदर्श चरित्र है। उत्तर ए। यशपाल किस प्रकार के लेखक माने जाते हैं? प्रगतिशील लेखक, भक्तिकालीन लेखक, रीतिकालीन लेखक और छायावादी लेखक। तो यशपाल है प्रगतिशील लेखक। ठीक है, लखनवी अंदाज। ठीक है, एक कहानी अभी में कौन सा तत्व प्रमुख है? हास्य, आत्मसंघर्ष, युद्ध, विज्ञान। तो एक कहानी अभी क्या है? आत्मसंघर्ष। लखनवी अंदाज में किस गुण को महत्व दिया गया है? क्रोध, विनम्रता, लालच, कठोरता। लखनवी अंदाज में विनम्रता। और नेताजी के चश्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, राजनीति और समाज पर व्यंग, धार्मिक शिक्षा, वैज्ञानिक जानकारी। उत्तर बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गद्य खंड के 25 MCQ कंप्लीट होते हैं।
और इसके पहले हमने गद्य खंड का जो भी मुख्य पार्ट है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम 1.3 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वही व्याकरण 1.3 व्याकरण। ठीक है, तो 1.3 व्याकरण में हॉस्पिटल असिस्टेंट MPESB का जो सिलेबस है, 1.1 है काव्य खंड, 1.2 गद्य खंड। गद्य खंड में 4 कहानी कह सकते हैं जिनकी बात हमें करनी है। यदि हम रिवीजन की बात करें तो उन कहानी का मुख्य भाव और उनमें लेखक के जो विचार हैं, उनकी थीम क्या है और लेखक की कौन सी शैली है। ठीक है, उस कहानी के अंदर किस प्रकार की मेन भाव है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है, याद रखनी है। अब हम व्याकरण की बात करते हैं। रस में परिचय। काव्य को पढ़कर मन में उत्पन्न होने वाले भाव को रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा माना जाता है। तो भाई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो रस को माना जाता है। प्रमुख रस श्रृंगार रस, प्रेम और सौंदर्य। वीर रस साहस और पराक्रम। करुण रस दुख और संवेदना। हास्य रस हंसी और विनोद। रौद्र रस क्रोध। ठीक है, ये रस के नाम हैं, इनके बगल में इनके स्थायी भाव हैं। ठीक है, भयानक रस भय। परीक्षा उपयोगी तत्व भाव पहचान कर रस पहचाना जाता है। रस संबंधी प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई लाइन दे देंगे या कोई पद दे देंगे, पद्यांश दे देंगे, तो दोहा दोहा या चौपाई दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा रस है। ठीक है, तो ट्रिक भाव पहचानो फिर रस पहचानो। तो पहले हमें भाव पहचानना है, फिर हम रस पहचान सकते हैं। कई बार सीधे सीधे रस का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अलंकार परिचय। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं। प्रमुख अलंकार उपमा अलंकार जैसे समान। रूपक अलंकार सीधा समान। अनुप्रास अलंकार एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति। उदाहरण चांद सा चेहरा उपमा अलंकार, वह चांद है रूपक अलंकार, और चारू चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चांद सा चेहरा में क्या है? चेहरे को चांद के समान माना गया है। वह चांद है में क्या किया गया है कि जो व्यक्ति है वही चांद हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझो, वहाँ पर समान है और यहाँ पर सीधा समान है। चारू चंद्र की चंचल किरणों में चा की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तत्व उदाहरण देकर अलंकार पहचानने को पूछा जाता है, जैसे ट्रिक उपमा सीधा। ठीक है, रूपक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार 3 मुख्य प्रकार। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उदाहरण राम प्लस ईश्वर। ठीक है, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर होता है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तत्व संधि विच्छेद और संधि बनाने के प्रश्न आते हैं। ट्रिक संधि माने जो। याद रखना, संधि से क्वेश्चन एक तो संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आएगा, या फिर कोई उदाहरण दे देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, एक उदाहरण मैं बताता हूँ। सु प्लस आगत स्वागत, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, समास। परिजन परिचय। समास परिचय 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना समास कहलाता है। कहने का मतलब है समास क्या होता है, हमने जो पढ़ा है। ठीक है, ओके, हमने परिभाषा याद कर ली। परिभाषा याद करने के बाद समास के उदाहरण याद कर लिए। ठीक है, यदि हम समास को समझें तो समास का मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये है कि कई शब्दों को मिलकर समास बनता है। ठीक है, हो गया। समास का यूज क्यों करते हैं? समास किसी बात को प्रभावशाली भाषा, कुल मिला के जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र के लिए हम केवल राजपुत्र लिख सकते हैं। माता और पिता,
के लिए केवल माता डैड पिता लिख सकते हैं। जैसे कि जैसे कि चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है, ठीक है। जैसे कि एक चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, उसे चौराहा बोलते हैं। तो चार राहों को जहाँ मिलती हैं उसको बोलने की जगह हम सिंपल सा केवल चौराहा बोल देंगे, अर्थ समझ में आ गया। तो समास अपन ने पढ़ा है, समझा नहीं है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अब आपको समास बहुत सरल लगेगा। बात इतनी सी है कि हमने परिभाषा याद कर ली, हमने एग्जाम्पल याद कर लिए, समास के प्रकार याद कर लिए, तो समास की हमने समास के प्रकार के उदाहरण भी याद कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समास को यूज क्यों करते हैं, समास का इंटरप्रिटेशन क्या है और समास का मतलब क्या है। कहा हमने परिभाषा तो हमने भी रटी थी, आपने भी रटी होगी, 8th क्लास में आया था समास हमारी कक्षा हिंदी के सिलेबस में। तो प्रमुख समास द्वंद्व समास माता पिता, तत्पुरुष समास राजपुत्र और बहुब्रीहि समास चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ 3 समास और नहीं दिए गए हैं, 3 समास और मेन होते हैं, जैसे कि अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समास का। परीक्षा उपयोगी तथ्य समास का प्रकार पहचानने को पूछा जाता है। ट्रिक समास मतलब छोटा रूप, ठीक है, सिंपल बात है, समास मतलब छोटा रूप। अब आएंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ परिचय, अनुभव और जीवन के आधार पर बनी कहावतों को लोकोक्ति कहते हैं। उदाहरण, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, घर का भेदी लंका ढाई। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, अर्थ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिक लोकोक्ति मतलब कहावत। मुहावरे परिचय, विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। उदाहरण, नाक कटना मतलब अपमान होना, आँख दिखाना मतलब गुस्सा करना, हाथ पैर फूलना मतलब घबरा जाना। परीक्षा उपयोगी तथ्य मुहावरों का सही अर्थ पूछा जाता है। ट्रिक मुहावरा मतलब विशेष अर्थ। छंद, छंद मतलब परिचय, कविता की लय और मात्रा व्यवस्था को छंद कहते हैं। प्रमुख छंद दोहा 13 और 11 मात्राएं, चौपाई 16-16 मात्राएं। दोहा में 4 चरण होते हैं, ठीक है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं, और चौपाई में हर चरण में 16 मात्राएं। परीक्षा उपयोगी तथ्य दोहा और चौपाई में अंतर पूछा जा सकता है। ट्रिक दोहा छोटा, चौपाई लंबी, ठीक है। कवि लेखक परिचय लास्ट पॉइंट है ये टॉप 1.3 का। व्याकरण का फोकस पॉइंट, साहित्यिक काल, प्रमुख रचना, भाषा शैली, मुख्य विषय, ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य कवि और रचना का मिलान पूछा जाता है। क्विक रिवीजन टॉपिक याद रखने योग्य, रस भाव, अलंकार सुंदरता, संधि जोड़, समास छोटा रूप, लोकोक्ति कहावत, मुहावरा विशेष अर्थ, छंद लय। गोल्डन लाइन, व्याकरण में अच्छे अंक केवल प्रैक्टिस और रिवीजन से आते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके 25 MCQ भी हमें देखने हैं। तो व्याकरण के 25 MCQ मैं सीधे सीधे आंसर बोल रहा हूँ 4 ऑप्शन की जगह, क्योंकि थोड़ा सा है ना वीडियो लंबा हो जाएगा। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, रस को कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य से संबंधित रस कौन सा है, तो प्रेम सौंदर्य से संबंधित रस है श्रृंगार रस। साहस और पराक्रम से संबंधित रस कौन सा है, रौद्र वीर रस, ठीक है। हंसी से संबंधित रस कौन सा है, हास्य रस। भाषा को सुंदर बनाने वाले साधन कहलाते हैं अलंकार। चांद सा चेहरा में कौन सा अलंकार है, तो चांद सा चेहरा मतलब उपमा अलंकार। वह चांद है में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति में कौन सा अलंकार बनता है, तो पुनरावृत्ति में अनुप्रास अलंकार बनता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं,
तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि। और शब्दों के मेल से समास। संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो 3 मुख्य प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। राम प्लस यूसर रामेश्वर में कौन सा उदाहरण है? तो राम प्लस यूसर रामेश्वर में संधि है, ठीक है, समास नहीं है। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? रस संधि समास छंद, तो समास कहलाता है। माता पिता कौन सा समास है? माता पिता समास है द्वंद्व समास। राजपुत्र कौन सा समास है? तो राजपुत्र का उदाहरण मैंने दिया था, ये तत्पुरुष समास में आता है। यहाँ पर याद रखना, यदि तत्पुरुष समास की विशेषता है, वहाँ पर जो षष्टम विभक्ति होती है उसका लोप होता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि चतुर्भुज का मतलब है, यदि हम हिंदी में कहें तो रेक्टेंगल हो जाएगा चतुर्भुज। यहाँ चतुर्भुज से मतलब ये है कि जिनकी 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं हमारे विष्णु भगवान की हैं, ऐसा माना जाता है। तो चतुर्भुज में किसका नाम आएगा यहाँ पे? तो चतुर्भुज का नाम है और रेक्टेंगल नहीं हो रहा है, उसका अर्थ बदल रहा है, तो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अनुभव पर आधारित, ध्यान रखना। ऐसे ही पीताम्बर है, पीताम्बर का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिसका अंबर कपड़ा वस्त्र पीले हों, वस्त्र पीले हों, लेकिन अर्थ क्या बदल रहा है? अर्थ हो रहा है, क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण। तो ये होता है। अनुभव पर आधारित कहावतों को क्या कहते हैं? मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, रस। तो अनुभव पर आधारित कहावतों को कहते हैं लोकोक्तियाँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है लोकोक्ति। विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह क्या कहते हैं? मुहावरा। नाक कटना का अर्थ है अपमान होना। आँख दिखाना का अर्थ है गुस्सा करना। कविता की लय और मात्रा व्यवस्था को क्या कहते हैं? छंद। दोहा में छात्राओं का क्रम क्या होता है? मात्राओं का क्रम क्या होता है? गलती से बोल दिया मैंने, ठीक है। दोहा में मात्राओं का क्रम क्या होता है? तो मात्राओं का क्रम होता है दोहा में 13 और 11। चौपाई में मात्राओं का क्रम क्या होता है? 16-16, ठीक है। घर का बेदी लंका ढाई क्या है? रस, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार। तो ये लोकोक्ति है, ठीक है, कहावत है, ठीक है। और कवि लेखक परिचय में सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा जाता है? रंग, उम्र, प्रमुख रचना और साहित्यिक काल, परिवार। तो कवि लेखक परिचय में प्रमुख रचना और साहित्य काल हम पढ़ते हैं। तो हमने MCQ 25 MCQ देख लिए और थोड़ा सा 4 ऑप्शन छोड़ के हमने सीधे सीधे आंसर देख लिए, लेकिन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। यहाँ पर हमारे 1.3 यानी व्याकरण का जो 25 MCQ कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर से वही बात कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। रत्नेश CS चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे। और अभी यदि हम हिंदी सेक्शन की बात करें तो 1.3 कंप्लीट हो गया है, 2 यूनिट और बचे हैं, 1.4 और 1.5, ठीक है। तो अगली क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है हम अगला सेक्शन भी देख लें, कोई दूसरा सेक्शन देख लें, लेकिन हिंदी काफ़ी कवर हो गया है। इसी के साथ आपको मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।